हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मर में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने लिए थे और आपको समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट देख लो। ओके, अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे। एसएससी जेई के हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंक्रोन मशीन के कंप्लीट कर चुके हैं, इंडक्शन के कंप्लीट कर चुके हैं और हाफ डीसी मशीन के कंप्लीट कर चुके हैं एंड फ्रैक्शन किलोवाट मोटर के कर चुके हैं। ठीक है, बचा है तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर बचा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मर भी हम कंप्लीट कर देंगे, दो से तीन लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो जिन्होंने पहले वाले लेक्चर वॉच नहीं किए हैं वो देख लो। और देख लो, आपका जेई लेवल का स्टेट हो या एसएससी हो, जेई लेवल का यही पैटर्न होता है। इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको समझ में आ गया होगा कि इसी टाइप की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, थ्योरी पे ज्यादा कमांड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 16 क्वेश्चन देखते हैं हम। हिस्टेरेसिस लॉसेस आर प्रेजेंट इन आयरन कोर कोइल व्हेन। ठीक है, आपको भी पता है कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस इक्वल्स टू क्या होता है, आयरन लॉसेस। ओके, बोथ आर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल्स टू एफ प्लस एडी करंट लॉसेस बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू आयरन लॉस, मतलब बोथ आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडी करंट लॉसेस आर स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि एसी के अंदर होता है। ठीक है, और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0। ओके, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस डिपेंड ऑन एसी। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द करंट इन द कॉइल इज अल्टरनेटिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग मतलब एसी। ठीक है, एसी पे डिपेंड करेगा। सेकंड 17 क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस इन फेरोमैग्नेटिक कोर इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, देख लो, एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिलिकॉन कंटेंट in iron lamination is kept within 5% as it। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो आपका 5%, मैंने भी बोला था कि 5% सिलिकॉन को किसके अंदर ऐड किया जाता है, स्टील के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन स्टील का आप कोर यूज करते हो, सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफार्मर के अंदर आप कोर यूज करते हो। और सिलिकॉन जो आप यूज करते हो, 5% जो आपने यूज किया, ये क्या करता है कि आपका जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होगा उसको तो रिड्यूस करता ही है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो ट्रांसफार्मर में जो आपका जो मटेरियल बना सिलिकॉन स्टील, उसको भी क्या बनाता है, ये ब्रिटल बनाता है। ठीक है, तो उसको ब्रिटल बना लेता है, मतलब टूटने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लेमिनेशन इज केप्ट विद इन 5%, तो मेक द मटेरियल ब्रिटल, ऑप्शन ए। एसएससी जेईई 2013 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर वेल्डिंग पर्पज द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग। पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूं, जब भी आप वेल्डिंग करते हो, ठीक है, तो आपको हाई करंट रिक्वायरमेंट होता है एंड लो करंट, लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है। लो वोल्टेज मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हाई करंट आपको रिक्वायरमेंट होता है एसी। ठीक है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो आपको हाई करंट एंड लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है। लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हो वेल्डिंग पर्पज के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लो वोल्टेज, देख लो इसमें लो वोल्टेज हाई करंट, ऑप्शन सी, एसएससी जेईई 2013। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, if the frequency of input voltage of a transformer is increase, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अनचेंज, ठीक है, वोल्टेज को आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, देन ये हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस इन द कोर विल बी इंक्रीज, हिस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज एंड बट एडी करंट लॉसेस विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ से हो, आपको कैसे पता चलेगा, हिस्टेरेसिस लॉस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको भी पता है कि इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस कांस्टेंट bm
पावर 1.6, ठीक है। आप सिलिकॉन स्टील यूज करते हो इसलिए पावर बी की पावर 1.6, बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया आपके पास बी की पावर 1.6, ठीक है। और एडी करंट लॉसेस इक्वल्स टू के ई बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास एफ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एफ स्क्वायर नहीं एफ होगा, ठीक है। के एच बी की पावर 1.6 एफ एंड एडी करंट लॉसेस के लिए के ई बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी, ओके। तो ये हो जाता है आपका टोटल आयरन लॉस इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। तभी तो आप दोनों को कौन सी सारी टर्म को कांस्टेंट मान के इसको क्या बोल देते हो आप, ए एफ प्लस सारी टर्म को कांस्टेंट मान के बी एफ स्क्वायर, ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है वो इससे नहीं है, वो पूरे इससे इस टर्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू वी बाई एफ होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब वो वेरिएबल को आपका जो फ्रीक्वेंसी है इसको वेरिएबल कर रहा है और फ्लक्स को क्या कर रहा है आपका कांस्टेंट कर रहा है, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हिस्टेरेसिस लॉसेस में देख लो, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल्स टू के एच, ठीक है। बी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी की पावर 1.6 एंड एफ की पावर 1.6, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इससे ये कट करोगे तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब 1/f की पावर 0.6, ओके। और सेकेंड है एडी करंट लॉसेस, तो यहाँ पे पुट कर दो तो एडी करंट लॉसेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट हो जाएगा तो मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये तो आपके पास कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो एडी करंट लॉस तो क्या हो जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब रहा ही नहीं, तो एडी करंट लॉसेस तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भले आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो भले आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो, तो एडी करंट लॉसेस तो कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉसेस आपका कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो आपका एडी करंट लॉसेस डिक्रीज होता है, ओके। बट यहाँ पे देखो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास 0.6 है। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, आप बोलो कि स्टार्टिंग कंडीशन पे आपके पास नॉर्मली सोचो कि स्टार्टिंग कंडीशन में आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला था हिस्टेरेसिस लॉसेस का, ओके। स्टार्टिंग अब आपके पास स्टार्टिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस कितना था आपके पास, 50, ओके, यही था, ओके। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे फ्री आप इसका वैल्यू आप इसको बढ़ाते हो, ओके। और यहाँ पे आप क्या कर देते हो, आप अगर 60 हर्ट्ज करते हो तो 60 हर्ट्ज करते हो तो 60 आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज हो जाता है। बट जो ये कंडीशन है ओनली ये कंडीशन है, ओके। आपके पास ये कंडीशन नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट किया है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल किया है, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो कि हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल्स टू एफ की पावर 1 माइनस एन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लो, अब आप जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, आप जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी आप इनकी, क्योंकि 1 माइनस एन इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, क्योंकि पावर 0.6 है, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट एडी करंट लॉसेस आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। हिस्टेरेसिस लॉसेस विल बी इंक्रीज बट एडी करंट लॉसेस विल बी रिमेन अनचेंज, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, the high voltage and low voltage winding resistance of distribution transformer of 100 kVA, और ये आपके पास वोल्टेज 50 हर्ट्ज आर 0.1 हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस है 0.1 एंड 0.04 लो वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। और आप इस साइड में रेफर टू, यहाँ पे टर्न्स होंगे N1 एंड N2, ठीक है। आप रेफर टू प्राइमरी साइड कर रहे हो
तो R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? सबसे पहले इधर का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड R1 रेजिस्टेंस, फिर आपका सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस R2, ठीक है, यहाँ पे R2 होगा और यहाँ पे R1 होगा। R2 प्लस अब यहाँ पे जो टर्न रेशियो होगा, सबसे पहले आप इस साइड का निकाल रहे हो तो इस साइड का डिवाइडेड बाय इस साइड का, ठीक है, जिस साइड का इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो उस साइड का टर्न रेशियो डिवाइडेड बाय उस साइड अदर साइड का टर्न रेशियो, तो मतलब N1/N2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से याद रखने का ट्रिक है ये। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ सेकेंडरी साइड की, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे? R2 सेकेंडरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? R2 रेजिस्टेंस प्लस अब इस साइड का जाओगे आप रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे R2 लिया, R1 लोगे, अब इस साइड का ही टर्न रेशियो डिवाइड बाय इस साइड का, तो मतलब N2 जिस साइड का निकाल रहे हो उस साइड का सबसे ऊपर आता है N1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो इस साइड में कितना था 1100 और इस साइड में कितना था 220, ओके। तो यहाँ पे आपके पास R1 का वैल्यू कितना है? R1 इक्वल्स टू 0.1, ठीक है, और R2 का वैल्यू कितना है आपके पास? 0.04, ओके। अगर मैं R1 निकालना चाहूँ, R1 इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, तो R1 का वैल्यू पुट कर दो 0.1 प्लस R2 का वैल्यू पुट कर दो 0.004 N2 N1/N2 का स्क्वायर, मतलब टर्न रेशियो, ओके। क्योंकि आपको भी पता है कि N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1, दैट इज टर्न रेशियो, ओके। तो यहाँ पे पुट कर लो N1/N2 का वैल्यू, तो यही वोल्टेज के बराबर ही होगा, ठीक है। तो मतलब 1100/220 का स्क्वायर, ओके। कट कर लो, अब इसका स्क्वायर कर लो, इसको सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.2 आंसर आएगा। ये मैंने सोल्व किया हुआ है, कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, ठीक है। तो आप एक बार कैलकुलेशन करके रख लो, देख लो, ठीक है। तो R1 इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो R2 इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे देख लो, सबसे पहले 0.2 आपको दिख गया, तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन के हिसाब से, तो ठीक है, तो ऑप्शन डायरेक्टली बी हो जाता। बट R2 इक्विवेलेंट आप निकाल लेना, R2 का वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे 0.004 प्लस R1 का वैल्यू 0.1 इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा? N2/N1 मतलब 220 डिवाइड बाई 1100 का स्क्वायर। सोल्व कर लोगे तो आपके पास 0.008 ओम आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी SSC JEE 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। Question number 22. An inductor with ferromagnetic core is supplied from a sinusoidal voltage source with frequency f. The current drawn by the inductor. ठीक है, तो इंडक्टर से कितना करंट ड्रॉ होगा? आपके पास एक इंडक्टर है जिसका फेरोमैग्नेटिक कोर है, जिसके अंदर आप साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है। साइनोसॉइडल मतलब आपके पास v इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी या Vm कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी, ठीक है। साइनोसॉइडल मतलब साइन एंड कोस, दोनों वेव कोई सी भी हो सकती है, ओके। अब आपके पास इंडक्टर में करंट फ्लो करा रहा है, तो करंट का वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज इक्वल्स टू आपका जो इंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा VL इक्वल्स टू LdI/dt, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट नॉट अलाउ, ठीक है। तो ये सडन चेंज इन करंट में जब इसमें करंट में चेंज आता है तो उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटर करता है कि डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ओके। LdI/dt। अब देख लो, आपको करंट पूछा है तो DI इक्वल्स टू VL/L, ठीक है, D ऑफ T, ओके। बहुत साइड इंटीग्रेशन कर दो आप, 0 से T कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा, इंडक्टर करंट, ठीक है। VL का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, VL का वैल्यू कितना था? यही था ना वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो यहाँ पे हो जाएगा Vm साइन ओमेगा ऑफ T D ऑफ T, ओके। तो अब इसको सोल्व कर लो आप, बाई L भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास Vm/L साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा ऑफ T माइनस, ठीक है, और माइनस और यहाँ पे ओमेगा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। Vm ओमेगा
एल यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितने, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई के डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, बी एम बाई ओमेगा एल कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी। ओके, इसी को अदर टर्म्स में लिखना चाहोगे, माइनस को हटाना चाहोगे तो वी एम ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी माइनस 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास करंट। ओके, इंटीग्रेशन आप सबको करना आता ही होगा। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई एफ, ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा, नहीं आया, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। और आपका जो फंक्शन मिला है आपको करंट की फॉर्म में, वो भी साइनोसॉइडल ही है, ठीक है, साइनोसॉइडल मतलब साइन वेव एंड कोसाइन वेव, इसी फॉर्म में आपको मिला है और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, साइनोसॉइडल विद फ्रीक्वेंसी एफ, एसएससी जेईई 2013। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23, लो वोल्टेज वाइंडिंग आज प्लेस नियर टू द कोर इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज ऑफ, ठीक है, आप जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसको जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है आर प्लेस नियरेस्ट टू द कोर इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज, ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको आप कोर के नियर, क्यों उसमें कोर होती है उसके नियर, क्यों उसको वहां पे वाइंडिंग करते हो, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर। तो ये इसलिए करते हैं कि हम कोर के पास में नज़दीक इसलिए उसको वाइंडिंग करते हैं कि आपको उससे क्या हो जाएगा कि इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी आपको कम हो जाएगा, ठीक है, इंसुलेशन की आपको कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जब वहाँ पे पुट करते हो लो वोल्टेज वाइंडिंग में कोर के पास में जब आप पुट करते हो तो इसलिए उसको पास पास वाइंडिंग करते हो कि आपको इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम से कम रहे, ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस नियरेस्ट टू द कोर इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में ऐसे भी रख सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर में पास पास उसकी वाइंडिंग की जाती है। वो क्यों की जाती है, वहां पे इंसुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24, ये एसएससी जेईई 2014 का है। If K is the phase to phase voltage ratio, then the line to line voltage ratio in three phase star delta ट्रांसफॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्टार और डेल्टा। स्टार के अंदर क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, वी एल बाई रूट ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे करंट क्या होता है, फेज करंट इक्वल्स टू लाइन करंट, ओके। ऐसा ही आपके पास डेल्टा के अंदर क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज, ओके। एंड आपके जो पास जो फेज करंट होता है वो क्या होता है, आई एल बाई रूट ऑफ 3, ये होता है। अब के क्या है आपका, फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो किस किस का, देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब ये जो के दे रखा है वो स्टार टू डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, स्टार टू डेल्टा, ठीक है, उसका फेज वोल्टेज रेशियो है आपका के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, V वोल्टेज, ये स्टार का और ये डेल्टा का, ये क्या है आपके पास फेज वोल्टेज, ये भी क्या है आपके पास फेज वोल्टेज, ये टर्न रेशियो कितना है के, जैसा कि इस कंडीशन में बोला है, ठीक है। देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज पूछ रहा है तो आपको ही पता है, सबसे पहले आप करोगे तो ये देखो लाइन टू लाइन, ओके। तो सबसे पहले VL, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले स्टार वाला लाइन वोल्टेज बाय VL डेल्टा वाला लाइन वोल्टेज, ओके। ये सब लाइन वोल्टेज है, ये भी लाइन वोल्टेज है, इक्वल्स टू आपको भी पता है कि जो आपके स्टार के अंदर जो लाइन वोल्टेज होता है वो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 V फेज, रूट ऑफ 3 V फेज मतलब आपका V स्टार वाला वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ओके। एंड आपको भी पता है कि VL डेल्टा के अंदर जो लाइन वोल्टेज है वही आपका फेज वोल्टेज होगा, मतलब इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो V फेज ये डेल्टा के अंदर। अब देखो V स्टार बाई V डेल्टा, फेज वोल्टेज टर्न रेशियो कितना है, इक्वल टू K। तो मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 K आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ठीक है। एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25,
In an auto transformer, voltage ratio V1 by V2 equals to V1 greater than V2, fraction of power transfer inductive in proportional to। तो आपको भी पता है कि आपके पास ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास IH करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और यहाँ कि इसके अंदर IL करंट फ्लो होती है और इसके अंदर IL माइनस IH ये फ्लो होती है। ओके, ये करंट इसके अंदर फ्लो होगी। तो आपके पास ये टोटल वोल्टेज आपका टोटल VH है, हाई वोल्टेज, और जो ये वोल्टेज है आपका VL है। तो ये वोल्टेज कितना हुआ, VH माइनस VL, ठीक है। ये आपका इंडक्टिव कोयल आपका हो जाएगा, ये इंडक्टिव कोयल। तो अब आपको पावर निकालना है, यहाँ पे इंडक्टिव कोयल में पावर निकालना है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इन इंडक्टिव, आपको भी पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इंडक्टिव कंडीशन एंड कंडक्टिव कंडीशन दोनों को फॉलो करता है, दोनों चीजें उसके अंदर देखने को मिलता है। कंडक्टिव कैसे निकालते हैं, टोटल VA में से आप इंडक्टिव को माइनस निकाल देते हो तो कंडक्टिव पोर्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडक्टिव पोर्शन की बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले टर्न रेशियो पता होना चाहिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो V हायर वोल्टेज बाई V लोअर वोल्टेज। VH मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, V1, देखो V1 बाई V2, मतलब VH का मतलब V1 और VL का मतलब V2, ओके, ग्रेटर देन ऑलवेज 1, ओके। अब देखो कि इंडक्टिव पोर्शन के लिए आप यहाँ पे पावर निकाल रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहले इंडक्टिव पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इंडक्टिव पोर्शन, ये अलग इंडक्टिव पोर्शन। तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ VH माइनस VL इंटू IH करंट की, ये इस तरीके से आप इंडक्टिव निकालते हो। मल्टीप्लाई कर दो VH IH माइनस VL IH डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ओके। टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है VH, दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस में VH, और टोटल करंट IH, क्योंकि इसके अंदर भी तो आपका IH ही जा रहा है, ठीक है, पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो आपके पास VH IH, ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा VL बाई VH, IH से IH कट हो जाएगा, तो मतलब VH माइनस VL बाई V ऑफ H, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर इन इंडक्टिव, ठीक है, जो इंडक्टिव के अंदर जो पावर ट्रांसफर में होगा ये होगा, ये डिवाइडेशन क्यों किया है, क्योंकि ये टोटल पावर है, ओके। अब VH का मतलब क्या है आपके यहाँ पे V1 एंड VL का मतलब V2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। SSC JEE 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, ओके। स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। जो आपके पास जो स्टेप्ड कोर होती है ना, इस तरीके से आपकी जो स्टेप कोर होती है, सॉरी, ये जो आपकी स्टेप कोर होती है, ठीक है, ये आप जो स्टेप कोर यूज करते हो इन ट्रांसफॉर्मर ऑर्डर टू रिड्यूस, ठीक है, ये क्या रिड्यूस करती है। जब आप स्टेप कोर यूज करने का मतलब क्या है, इस तरीके से आप स्टेप कोर यूज करते जाते हो, ठीक है, तो इसका यूज करने का क्या है, क्योंकि ये जो आपका कॉपर यूज करते हो ना, कॉपर वायर, यहाँ पे जो कॉपर यूज करते हो तो उसका वॉल्यूम आपको कम रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए आप ये स्टेप कोर यूज करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, वॉल्यूम ऑफ कॉपर मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर यूज इन वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, सिंपल है ये ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देखो, अ डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर हैज फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो A/1 मतलब डेल्टा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ठीक है। डेल्टा स्टार मतलब V डेल्टा और V स्टार, ठीक है। अब ये फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो है, ये भी आपका फेज है और ये भी आपका फेज है, ये कितना है A/1, ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और ये पूछ रहा है कि द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार टू डेल्टा, अब उल्टा कर दिया इसने, स्टार टू डेल्टा कर दिया है, वहां पे डेल्टा टू स्टार था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को क्या दिक्कत है यहाँ पे, V स्टार बाई V डेल्टा, ओके। अब यहाँ पे पूछा भी क्या है, लाइन वोल्टेज,
लाइन और ये भी लाइन। अब यहाँ पे फेज में वैल्यू है तो इधर फेज में कन्वर्ट करो। आपका जो लाइन वोल्टेज है तो ये कितना हो जाएगा, √3 बी फेज वोल्टेज हो जाएगा ना स्टार के अंदर। और जबकि आपको भी पता है कि डेल्टा के अंदर तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे तो फेज वोल्टेज ही होगा आपका इन डेल्टा। अब देखो डेल्टा यहाँ पे रेशियो है डेल्टा बाई स्टार A/1। अब देखो यहाँ पे स्टार बाई डेल्टा है, मतलब डेल्टा बाई स्टार, उल्टा रीड करो, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब डेल्टा टू स्टार कितना A/1, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, √3/A। 1 ऊपर चला जाएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, इस तरीके से डील करना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, a 10 ohm resistive load is to be impedance matched by transformer to source with 6250 ohm of internal resistance. The ratio of primary to secondary turns of transformer should be. ओके, ये बोल रहा है कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसमें आपने लोड कनेक्टेड कर रखा है, रजिस्टिव लोड, इसका वैल्यू है 10 ओम। ओके, इम्पेडेंस मैचिंग टू ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इम्पेडेंस मैच बाय ट्रांसफॉर्मर टू सोर्स विद 6250 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो आपका जो सोर्स रेजिस्टेंस दे रखा है, सोर्स रेजिस्टेंस मतलब इनपुट साइड का, ठीक है, वो कितना है 6250। जो आपका ये सोर्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर टू सोर्स विद 6250 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो, तो मतलब ये पूछ से क्या रहा है, N1/N2 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कि R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 N1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारा का सारा इसका तो वैल्यू दे नहीं रखा, ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट मान लिया, सिर्फ इसका यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास, जो R2 है ये लोड रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास, ये तो इसी के साथ कंबाइन हो गया, तो इसका तो वैल्यू 0 है आप, ठीक है। तो R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R2 मतलब आपका लोड रेजिस्टेंस 10, ठीक है, 10 N1/N2 स्क्वायर, और R1 इक्विवेलेंट कितना है 6250, 0 से 0 कट हो जाएगा, N1/N2 का स्क्वायर है। अब उधर देखो कि N1/N2 कितना हो जाएगा 25, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो SSC JEE 2014 के अंदर पूछा है, ये मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब SSC JEE वाला पार्ट है, इसमें अब देखो कि अब 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट लेवल में JEE के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना ट्रांसफॉर्मर से, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे आपको सिंक्रोनस मशीन के 90 क्वेश्चन करा चुका हूँ और इंडक्शन मशीन के अंदर 70 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। आप सोच सकते हो कि आपको कहीं पे भी इतने क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना भी कर लिया और मॉक टेस्ट लिख लिया ना, तो भाई 100% मैं श्योर बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपके भले के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने अभी चैनल, जो आपने वी स्टडी जो चैनल है टेलीग्राम पे, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी फ्यूचर में टेक्निक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।